Hello students, welcome to Science Tech. I am assisting our science teacher and we are going to study about your second part of your fifth chapter, which name is disease and prevention. In the last part or in part 1, we learned about so many topics which are very important for this entire chapter, like introduction of your chapter disease and prevention, and what is non-communicable disease, what is deficiency disease, some of the deficiency disease like night blindness, rickets, scurvy, very, and one more disease. I just forget it. Okay. Now we are going to study about this second part of this chapter, in which we learnt about communicable disease, about spreading nature of communicable disease, about the physical transmission of communicable disease. Okay. आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट को, जिसमें हम लोग अपने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग लगभग अपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हम लोग अपने पार्ट 1 में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ये बहुत कुछ देखे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कितने तरीक़ों से होता है, कब कब ये हो सकता है, ये बाई बर्थ भी हो सकता है, आपके अनहेल्दी फूड के कारण हो सकता है, आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है, आपके बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के कारण हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकते हैं। तो बहुत सारे आपके कारण थे ये कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के होने का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। सबसे पहले अपने इंट्रो से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ आपका बेसिकली एक ऐसा डिजीज़ होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, पास कर सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से जा सकता है। अगर वो पहला पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, दूसरा हेल्दी पर्सन है, तो दूसरा वाला जो हेल्दी पर्सन है वो पहले पर्सन के कांटेक्ट में आता है, पहले पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आए, उसके रेंज में आए, उसका जो सांस निकल रहा है, उस सांस में जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो वो छींकता है, खांसता है, वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो ड्रॉपलेट्स किसी के बॉडी के अंदर चले जाएं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से अगर आपके एक इन्फेक्टेड पर्सन में से कोई बीमारी या उस बीमारी के जो वायरस हैं, उस बीमारी के जो माइक्रोब्स हैं, उस बीमारी के जो जर्म्स हैं, वो जर्म्स किसी दूसरे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए और वो दूसरा बॉडी भी इन्फेक्टेड होता है, एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसी सब डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं उनके बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहला कॉज हम बात करेंगे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बहुत छोटे छोटे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, जिनको हम लोग माइक्रोब्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग जर्म्स के नाम से जानते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स या जर्म्स जो होते हैं, ये बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर बीमारी को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और उस हमारे बॉडी को अंदर जाके बहुत सारी बीमारी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि इनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे आसपास हर एक जगह पाए जाते हैं। ये आपको दिखते नहीं है लेकिन पाए हर एक जगह जाते हैं। जहाँ इनको अच्छे तरीके से गर्माहट मिल गया, जहाँ इनको अच्छे तरीके से फूड मिल गया, इनको एयर मिल गया, ठीक है, इनको अच्छे तरीके से टेम्परेचर मिल गया, वहीं पे अपने आप को बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी क्या करेंगे, अपने अमाउंट को ग्रो कराएंगे, अपने अमाउंट को बढ़ाएंगे, अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और हमको बीमारी वहाँ से बहुत जल्दी हमारे अंदर आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और जाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह के बीमारी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब कुछ बीमारी के नाम से आपको हम रूबरू करा दें जो इस जर्म्स के अंदर जाने से या जर्म्स के कारण हमारे बॉडी में फैलता है। जैसे मान लीजिए टाइफॉइड बीमारी जो होता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है जो कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। आप लोग इसको डेली लाइफ से भी जोड़े होंगे। डेली लाइफ में आपके भी घर में किसी न किसी को टाइफॉइड हुआ होगा, जिससे एक दूसरे को भी फैला होगा। जैसे मान लीजिए कभी कुछ ही दिन पहले पटना की घटना है, ठीक है, 2020 से 2021 की बात है, जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। तो बाढ़ आया था तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ के स्टूडेंट्स को क्या हुआ रहा था, टाइफाइड हो रहा था। क्यों? क्योंकि टाइफाइड जो है बेसिकली आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर एक बार होता है तो बहुत जल्दी वो फैलता है।
क्योंकि बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं तो जर्म्स जो होते हैं वो किसी ना किसी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी में जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जर्म्स है, जो हमारे पैथोजेंस हैं, वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर से निकल के एक हेल्दी पर्सन के अंदर जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सन के अंदर जा रहे हैं और उनको भी इन्फेक्टेड पहुंचा रहे हैं। दिस डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो टाइफाइड आपके कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है, प्लेग जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है, न्यूमोनिया कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है, ठीक है, मेनिंजाइटिस ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल है, ठीक है। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो बहुत सारे आपके अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा आपके फैलते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सर ये इतने छोटे जब होते हैं तो इनके टाइप्स को बांटने की आवश्यकता क्या है? तो इतने छोटे होते हैं तब भी हम लोग इसके टाइप्स को इसलिए बांटते हैं क्योंकि छोटे होने के बावजूद भी इनका शेप अलग होता है, इनका कलर अलग होता है, इनका फंक्शन अलग होता है, इनके प्रॉपर्टीज अलग होता है, इनके सेल का जो बनावट इनका वो अलग होता है। यानी कि बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो अलग अलग होते हैं, जिसके चलते हमको इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगरी में क्या करना पड़ा, बांटना पड़ा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहला कैटेगरी आपको हम बता दें तो मान लीजिए सबसे पहले हम इसको बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, फंगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चौथा हो गया प्रोटोजोआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, पांचवा हो गया वायरस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो टोटल आपके 5 पार्ट में हम अपने इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और ये पांचों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी होते हैं और पांचों में बहुत सारे डिफरेंस भी होते हैं, इसीलिए तो कैटेगराइज किया गया, इसीलिए तो ग्रुपिंग किया गया, इसीलिए तो बांटा गया इनको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 बाई 1 की ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपके टाइप्स होते हैं, इनके द्वारा किस तरह की बीमारी को जन्म दिया जाता है या ये कौन कौन से बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरसेस का, यानी कि वायरस का। वायरस जो कि हमारे बहुत ही छोटे बीमारी होते हैं, जो हमारे बॉडी के इनसाइड हमारे सेल में ही हम अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये वायरस जो है हमारे बॉडी का जो सेल है उसी सेल में अपने आप को क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेते हैं, और ग्रो करने के बाद बहुत सारे बीमारी को ये क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जैसे कुछ बीमारी जो वायरस के होने के कारण या वायरस के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी होता है उसमें सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये सर्दी खांसी बुखार जो बीमारी होता है वो वायरस के कारण ही होता है। मीजल्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये सारी बीमारियां जो हैं वो वायरस हमारे बॉडी में जब अटैक करते हैं, हमारे बॉडी में जब वायरस की जनसंख्या बढ़ती है, हमारे बॉडी में जब वायरस अपने आप को ग्रो कराते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स में ग्रो कराते हैं, तब जाके ये बीमारी जो है कॉमन कोल्ड, ये मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ये सब बीमारी से एक ह्यूमन बींग जो है वो ग्रसित होता है, या ये सब बीमारी उस ह्यूमन बींग को क्या करता है, पकड़ता है, ठीक है। हम दूसरा बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ भी बहुत सारे बीमारी को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो प्रोटोजोआ जैसे कि मलेरिया जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो मलेरिया हुआ या एमोबिक डिसेंट्री हुआ, तो मलेरिया या एमोबिक डिसेंट्री ये दोनों जो बीमारी होते हैं ये प्रोटोजोआ के कारण हमारे बॉडी में होते हैं। तो आपको बस नाम याद रखिएगा कि कौन सी बीमारी किस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हुई है। अभी हम वायरस जब पढ़ा रहे थे तो वायरस में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ दिए कि कौन सा बीमारी आपके वायरस के कारण से हो रहा था। इसमें आपको चिकन पॉक्स था, मिसल्स था, कॉमन कोल्ड था, इन्फ्लुएंजा था, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ था। उसी प्रकार से हम लोग अब प्रोटोजोआ के बारे में भी देखेंगे कि प्रोटोजोआ की कमी, प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं या हमारे बॉडी में जब प्रोटोजोआ जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर किस किस तरह की बीमारी को ये जन्म देते हैं, किस किस तरह की बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर ये फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले है मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। एमोबिक डिसेंट्री भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। अब हम बात करेंगे कुछ फंगी के बारे में कि फंगी किस तरह की बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो फंगी कॉज स्किन डिजीज, जो हमारे चर्म से, हमारे चमड़े से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो ज़्यादातर मात्रा में या तो खुजली हो जाए, दिना हो जाए, कोई दाग धब्बा हो जाए, ठीक है, तो ये सब एलर्जी हो जाए, तो ये सब बीमारी हमारे स्किन से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो फंगी है ये स्किन रिलेटेड डिजीज या स्किन डिजीज हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म करता है। साथ ही साथ
जैसे कि आपका ये स्किन डिजीज में सबसे पहला आपको यहाँ पर आएगा रिंग वॉर्म का, यानी कि जो दाग खुजली वाला जो आपका बीमारी होता है, ठीक है, उसी को हम लोग रिंग वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये फंगी जो है, इस फंगी से ये स्किन डिजीज बीमारी जो है, स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, यही आपको आपके बॉडी के अंदर होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रकार के आपके माइक्रोब्स के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको वायरस के बारे में दिखाया है। देखिए ये वायरस जो है, इसका आप लोग पिक्चर भूले नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको। कोविड-19 बीमारी जो था 2020-2021 में जो परेशान किया था, तो ये कोविड-19 बीमारी जो था, ये कोविड-19 बीमारी किस वायरस के कारण हुआ था? तो कोरोना वायरस के कारण ही आपका हुआ था। कोरोना जो आपके ग्रुप ऑफ वायरस का एक नाम है, ठीक है, तो उसी के कारण ये कोविड-19 बीमारी जो बहुत ही खतरनाक था, बहुत लोग का जान लेके गया, बहुत लोग को मार के गया, बहुत लोग को उनके एम्प्लॉयमेंट को छीन के गया, बहुत लोग को बेरोजगार करके गया, बहुत ही तबाही मचाया। तो ये कोरोना वायरस के कारण ही ये बीमारी आपका उत्पन्न हुआ था, कोविड-19, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपके यूजफुल और हार्मफुल दोनों होते हैं। खैर हम इतना देर से तो हम लोग हार्मफुल का बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बात कर लें। तो यूजफुल बैक्टीरिया भी आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए कि लैक्टोबैसिलस, एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देते हैं हम किसका, लैक्टोबैसिलस का। अब लैक्टोबैसिलस बेसिकली आपके क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। हमारे मिल्क में जो शुगर होता है, उस शुगर को, हमारे मिल्क में जो शुगर होता है, उस शुगर को, यानी ये शुगर जिसका नाम है लैक्टोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, समझिएगा। हमारे मिल्क में जो शुगर होता है उसको हम लोग लैक्टोज के नाम से जानते हैं। तो इस शुगर को, इस लैक्टोज को बदल देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। किसमें बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में। और फिर ये लैक्टिक एसिड से आगे चल के क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे आपका फ्रेंडली नेचर दिखाया, यहाँ पे यूजफुल नेचर दिखाया, यहाँ पे एक फूड डिश को बनाने में हेल्प किया। वो आपका फूड डिश कौन है, तो दूध से दही बनाने में हेल्प किया, ठीक है, कि दूध में जो आपका लैक्टोज नाम का शुगर होता है, इसको लैक्टिक एसिड में, या फिर वो लैक्टिक एसिड किसमें, कर्ड में, तब जाके आपका दही बन गया, ठीक है। अब समझिए। हाँ तो सर थोड़ा सा एक बता दीजिए कि आपका ये हार्मफुल इफेक्ट कब शो करता है। तो आप जब भी कोई स्वीट फूड खाते हो, जब भी कोई मीठा फूड खाते हो, तो ये मीठा फूड आपके माउथ के अंदर जाके और आपके दांतों में क्या कर जाता है, फंस जाता है, दांतों में क्या करता है, स्टिक कर जाता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके माउथ में बैक्टीरिया जो है, या आपके बैक्टीरिया आपके माउथ में जो पहुंचते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस स्वीट फूड को चेंज करते हैं किसमें, एसिड में। इस स्वीट फूड को किसमें चेंज करते हैं, एसिड में। और इस एसिड से आपके दांतों में होता क्या है, कैविटी। क्या होता है, कैविटी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको आके हार्मफुल नेचर शो कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो यूजफुल नेचर शो करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हार्मफुल नेचर को शो करते हैं, ठीक है। अब चलिए फिर हम लोग अपने कंटेंट में चलते हैं। तो ये दूसरा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। तीसरा ये रहा आपका प्रोटोजोआ, जिसके इस प्रोटोजोआ के कारण हमको क्या हुआ है, इस प्रोटोजोआ के कारण हम लोगों को क्या होता है, इस प्रोटोजोआ के कारण ही हमको मलेरिया होता है, ठीक है। इसी के कारण एमोबिक डिसेंट्री होते हैं। अब नेक्स्ट है फंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली तो आपका मशरूम है, ठीक है, लेकिन ये मशरूम भी फंगी के ही कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट है फंगी से भी आपका बहुत सारा बीमारी होता है, जैसे आपका स्किन रिलेटेड डिजीज जो है, जिसको रिंगवॉर्म, जिस स्किन रिलेटेड डिजीज में आएगा, ठीक है, स्किन रिलेटेड डिजीज में जो रिंगवॉर्म नाम का बीमारी है, तो ये रिंगवॉर्म नाम की बीमारी जो है, ये फंगी हमारे बॉडी में इंटर करता है, तभी हमारे बॉडी में या हमारे स्किन के ऊपर ये फैलते हैं या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी ये कम्युनिकेबल डिजीजेज तो जो होते हैं, ये कैसे फैलते हैं, ये कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं, ये कैसे फैलते हैं, इसके बारे में हमको समझना है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज कैन स्प्रेड इन मेनी वेज एज डिस्कर्ड, बहुत सारे तरीके से ये फैलते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। हमारे जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में फैलेंगे। अब डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कौन कौन से बीमारियां हमारे बॉडी में फैलते हैं या फैलेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है कोल्ड, यानी कि जो आपका सर्दी खांसी होता है वो, मिसल्स, चिकन पॉक्स, ठीक है,
उपिंग कफ जिसको हम लोग काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, रिंग वॉर्म, ठीक है, स्कारलेट फीवर, ठीक है, ये सब जो बीमारी होता है, ये सारी बीमारियां जो हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, फैलता है, ठीक है। अब आप इस बच्चे को देख पा रहे हो, ये बच्चा जो है वो बुरी तरीके से चिकन पॉक्स नाम की बीमारी से क्या है, आपका ग्रसित है। अब इस बच्चे को तो ये चिकन पॉक्स हुआ ही है, अगर इसके देखभाल में इसके गार्जियन इसके साथ इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि उनके गार्जियन को भी हो जाए, उनके पेरेंट्स को भी हो जाए, उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी हो जाए। और ये होता है, एक बार अगर किसी के घर में चिकन पॉक्स किसी भी इंसान को हो गया तो उस घर में चार पांच मेंबर को तो होना ही होना है, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, और कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है, फैलता है, और लोग उस इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं और खुद भी चिकन पॉक्स को करवाते हैं, क्योंकि वो जो आपका जर्म्स होता है चिकन पॉक्स का, वो उस इन्फेक्टेड पर्सन से पास होकर उस हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट हैं जिससे हमारे चिकन पॉक्स नाम का बीमारी या ये सारी बीमारी जो है वो आपके फैलते हैं। तो कंटेक्ट विथ ए सिक पर्सन और फ्रॉम द क्लोथिंग और अदर आर्टिकल सच एज हैंडकरचीफ, ठीक है, ये सब, यानी कि जो भी आपकी इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको भी वो बीमारी हुआ है, उसके सामान को आप यूज कर रहे हो, इसके आर्टिकल्स को यूज कर रहे हो, उसके रुमाल को यूज कर रहे हो, उसके अलग अलग तरह के मटेरियल्स को आप यूज कर रहे हो, तो वो अगर जो सारे अपने आर्टिकल्स को यूज किया हुआ है तो हो सकता है कि ये चिकन पॉक्स के या इस बीमारी के जो जर्म्स हैं उसके मटेरियल्स पे स्टिक हो, सटे हुए हों, उसके मटेरियल्स पे पड़े हुए हैं और उसी को आपने यूज किया, तो वो जर्म्स उसके मटेरियल्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और इस तरीके से आप भी उस कम्युनिकेबल डिजीज से क्या हो जाओगे, ग्रसित हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट। अब नेक्स्ट हमको जानना है कि थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, यानी कि जो भी हम लोग अपने बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर हम लोग एनर्जी का फॉर्मेशन करने के लिए पानी पीते हैं, अगर उसमें हम लोग शुद्धता ना बरकरार रखें, उसमें हम लोग शुद्धता को ना देखेंगे, तब भी हमको बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएंगे। यानी हमको इन्फेक्टेड फूड नहीं खाना है, हमको कंटेमिनेट वाटर या डर्टी वाटर को नहीं पीना है, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे बीमारी हैं जो इन्फेक्टेड फूड या डर्टी वाटर को कंज्यूम करने से हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बीमारी है कलरा बीमारी है, टाइफाइड बीमारी है, ठीक है। ये सब जो है ये इन्फेक्टेड फूड खाने से या आपके गंदे पानी पीने से होते हैं। अब देखिए अगर आप इन्फेक्टेड फूड या गंदा पानी पी रहे हो, ठीक है, या मान लीजिए आप गंदा पानी पियोगे तो वो सीधे पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और अगर आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है तो समझिए कि आपकी बॉडी का बहुत सारा आपका सिस्टम सही नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत सारे बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, और इसी से हमारे बॉडी के बहुत सारे बीमारी जो होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब समझिए कुछ ऐसे आपको हम एजेंट्स के नाम बताने जा रहे हैं जो बेसिकली जिनके चलते ये आपके बीमारी जो है वो फैलते हैं, या आपका जो कम्युनिकेबल जो होता है वो आपके स्प्रेड होता है। जैसे देखिए फ्लाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं मक्खी, कॉकरोच, चूहा या अदर एनिमल्स, garbage and sewers deposit them on uncovered food and water, handling and lack of proper sanitation, ठीक है। और ये जितने भी आपके छोटे मोटे हम इंसेक्ट्स का नाम बताएं, छोटे मोटे आपको हम जानवर का नाम बताएं, ये कचड़ों पे, गंदे नालों पे ये लोग बैठते हैं, और बैठने के बाद हमारे कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मान लो मक्खी है, ये किसी के मैला पे, किसी के नाले पे, किसी के गार्बेज पे, किसी के वेस्ट प्रोडक्ट पे बैठे, और बैठने के बाद फिर से हमारे फूड पार्टिकल्स पे जो हम खाना खा रहे हैं वहाँ आके बैठ जाए, और फिर उसी खाने को हम खाएंगे तो अपने पैरों में, अपने बॉडी में जम्स को स्टिक करके लाती है, और लाने के बाद हमारे खाने पे छोड़ देती है, उसी खाने को हम खाते हैं, फिर हमको पेट में दर्द स्टार्ट होता है, हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है। तो ये सारा जो काम है ये इसी 2-4
एनिमल्स या इंसेक्ट्स के द्वारा ये किया जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी खाना बनाए हो, जो भी खाना आपके पास है, उसको ढक के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कवर नहीं रहेगा तो मक्खियाँ उस पर भिन भिनाएगी, मक्खियाँ उस पर बैठेगी और कहाँ कहाँ से जम्स को लेके, कहाँ कहाँ से माइक्रोब्स को लेके अपने पैरों में, अपने बॉडी में और आके उस फूड पार्टिकल्स पे गिरा देगी, रख देगी, और वो जो होगा वो आपका एक इन्फेक्शन का काम करेगा और आपके बॉडी में तरह तरह की कम्युनिकेबल डिजीज को क्या करेगा, बॉर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए, handling and lack of proper sanitation are the main cause of contaminated food, and milk and meat of the diseased animals can also cause एक infection। देखिए, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप अच्छा पानी नहीं पी रहे हो, अगर आप मीट खा रहे हो तो उस तरह के एनिमल्स का मीट खा रहे हो जो पहले से किसी न किसी डिजीज से ग्रसित है, तो ये सारी चीज़ें से आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन देने के लिए कैपेबल है। तो अभी तो आपने ये देखा कि कैसे इन्फेक्टेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से हमको कैसी कैसी बीमारियां हो रही हैं। अब हमको ये देखना है कि एयर के थ्रू, हवा के थ्रू, एटमॉस्फेयर में जो हमारे गैसेज हैं उनके थ्रू हमारे बॉडी में कैसे किसी इन्फेक्टेड बॉडी से कोई आपका जर्म्स ट्रांसफ़र होके आता है, या किसी इन्फेक्टेड बॉडी के अंदर से कैसे कोई जर्म्स जो है वो एयर के थ्रू निकल के किसी हेल्दी बॉडी के अंदर जाता है। तो उससे पहले हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो बीमारी आपका इस एयर में फैलने वाले माइक्रोब्स के कारण होता है, या एयर आपके लिए, एयर उस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल्ड, न्यूमोनिया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये सब जो बीमारी हैं ये एयर के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं, हवा के थ्रू क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब कैसे होते हैं तो इसके बारे में समझिए। जब भी कोई पर्सन जो है, जब भी कोई पर्सन अगर उसको सर्दी खांसी या जुकाम हुआ है, वो आपके एटमॉस्फेयर में छींकता है, खांसता है, तो उसके माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उस ड्रॉपलेट्स में ही होते हैं जम्स, और वो ड्रॉपलेट्स निकल के और हमारे एयर में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जब भी कोई हेल्दी पर्सन वहाँ से गुजरता है या उस एयर के कांटेक्ट में आता है, सांस लेता है, तो जम्स जो उस एयर में मौजूद हैं वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं, और जाने के बाद फिर वही बीमारी उस हेल्दी पर्सन के अंदर भी वो बॉर्न करते हैं जो बीमारी उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर था। जो इन्फेक्टेड पर्सन इस तरह के ड्रॉपलेट्स को एयर में क्या किया था, आपका एक्सहेल किया था, चाहे वो खांस के किया हो, चाहे वो छींक के किया हो, लेकिन किया। चलिए, अब हम लोग बात कर लिए कि इन्फेक्टेड फूड से, जो हमारा इन्फेक्टेड फूड होता है, इस इन्फेक्टेड फूड से कैसे कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि जो आपके कंटेमिनेटेड वाटर होते हैं, इस कंटेमिनेटेड वाटर से कैसे ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होते हैं। अब हमको ये देखना है कि एनिमल्स कैसे कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, यानी एनिमल्स कैसे कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से निकाल के एक हेल्दी पर्सन के अंदर डालते हैं। तो देखिए, डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, ठीक है, ये सब जो डिजीज हैं ये एनिमल्स के कारण ही फैलाए जाते हैं। यानी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर से कोई आपका, जैसे मान लीजिए मॉस्किटो है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। ये मॉस्किटो का क्या है, फीडिंग ट्यूब है। ये फीडिंग ट्यूब से क्या करता है, ब्लड को सक करता है। अब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास गया, उसके बॉडी पे बैठा, वहाँ अपने फीडिंग ट्यूब्स को क्या किया, इंड्यूस किया, और उसमें से इन्फेक्टेड ब्लड को निकाला, फिर तुम्हारे बॉडी के अंदर आके बैठा और उस इन्फेक्टेड ब्लड को तुम्हारे बॉडी में डाल दिया। अब वो ब्लड जो है वो इन्फेक्टेड है, उसमें आपके डेंगू, उसमें आपके मलेरिया के जर्म्स मौजूद हैं। अगर वो आपके बॉडी के अंदर गए तो फिर आपको भी मलेरिया, आपको भी डेंगू होगा, और इसको कराने वाला वो मच्छर जो कि आपका एक एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से भी आपके एनिमल्स के थ्रू भी वो आपका कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। चलिए, these animals are thus mediators या intermediaries are called vectors. Mosquitoes are the most common vector. अब ये जो आपके एनिमल्स होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से इन्फेक्टेड बॉडी में से जर्म्स को लेके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं और उस हेल्दी पर्सन को बीमारी होता है, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएटर्स या दैट एनिमल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स।
इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेक्टर्स का नाम देंगे। और सबसे साधारण एग्जाम्पल और सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल जिससे बच्चा समझ लेगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, तो मॉस्किटो, मच्छर जो होते हैं वो आपके डेंगू के, वो मलेरिया के क्या होते हैं, आपके वेक्टर्स होते हैं जो इन बीमारी के जर्म्स को किसी बॉडी के, किसी इन्फेक्टेड बॉडी के ब्लड में से निकाल के और किसी हेल्दी बॉडी के ब्लड में इंड्यूस करने का काम करते हैं। तो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचा देना, इसी काम करने वाले जानवरों को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर के नाम से जानेंगे। और सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वेक्टर का वो होता है मॉस्किटोज। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इस कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग छुटकारा कैसे पाएंगे, इस कम्युनिकेबल डिजीज से हम लोग बचेंगे कैसे। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी पॉइंट हमको छोड़ना नहीं है। सबसे पहला है कि किचन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन रेगुलरली। आप अपने घर के किचन को, अपने घर के बाथरूम को, अपने घर के टॉयलेट्स को हमेशा एक दिन 2 दिन पे हमेशा क्या करो, साफ करते रहो, क्योंकि सबसे ज्यादा माइक्रोब्स इसी एरिया से निकलने के चांस होते हैं। ठीक है। दूसरा, नेट शुड बी फिक्स्ड ऑन विंडोज एंड डोर्स ऑफ हाउसेस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स। आपके खिड़की, घर के खिड़की पे, आपके दरवाजे के खिड़की पे इस प्रकार से जो जाली आपका आता है, ये आपका खिड़की या दरवाजे पे होना बहुत जरूरी है कि बाहर से कोई मच्छर, बाहर से कोई इंसेक्ट आपके घर में ना प्रवेश कर सके और आप लोग बहुत सारे ऐसे एनिमल से बच सको जो वेक्टर्स का काम करते हैं। ठीक है। तीसरा, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटोज रिपेलेंट्स। हम लोग जब भी सोते हो तो सोने के दौरान हम लोग ये हमेशा इस बात को याद रखें कि हमको मच्छर से बचना है, कि मच्छर जो है किसी के भी बॉडी के दूसरे बॉडी का ब्लड लाके आपके बॉडी में इंड्यूस करेगा। और मच्छर से बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है, आप मच्छरदानी लगाओ, आप ऑल आउट लगाओ, ये सब चीज लगा के आप सोया करो और आप मच्छर से बच सकोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है, डस्टबिन शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग इन द गार्बेज। दे मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली एंड ड्राइड इन द सन। डस्टबिन को हमेशा ऐसा डस्टबिन यूज करो जो आप ढक्कन वाला हो, जो कवर हो। क्यों? क्योंकि अगर वो उसमें कवर नहीं होगा तो हमारे घर की मक्खियाँ उस पर जाएंगी, ब्रीड करेंगी, उसी को अपने पैर में फंसाएंगी, वहाँ के जर्म्स को अपने पैर में फंसाएंगी, फिर आपके खाने पे आके बैठेंगी, आपके खाने को दूषित करेंगी, आपके खाने को वो इन्फेक्ट करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डस्टबिन का तो पहले रोज़ सफाई कीजिए, उसको ढक के रखिए और धूप हमेशा दिखाते रहिए, क्योंकि धूप दिखाइएगा तो डस्टबिन जो होगा वो माइक्रोब्स फ्री हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा और जर्म्स या माइक्रोब्स उस धूप के चलते उस कचरे में से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं या बाहर निकलते हैं। अब नेक्स्ट है, ए हाइजीनिक इन्वायरमेंट मस्ट बी मेंटेन्ड एट द प्लेसेस लाइक बेकरीज, रेस्टोरेंट्स एंड डेयरीज वेयर फूड इज कुक्ड। जिस जगह पे भी खाना पक रहा हो उस जगह पे हाइजीनिक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सीधे उस खाने को अपने खाएंगे और अपने बॉडी के अंदर डालेंगे और बॉडी को अंदर डालेंगे तो उस खाने के ऊपर अगर कोई जर्म्स होगा तो सीधे हमारे बॉडी के अंदर, बैठे बैठे हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो जहाँ पे भी खाना बन रहा हो, चाहे कोई भी खाना हो, पेट भरने वाला खाना हो या कोई केक हो, बिस्किट हो, जहाँ पे भी आपका खाना बन रहा हो तो वहाँ पे साफ सुथरा माहौल रखना, साफ सुथरा जगह रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग साफ सुथरे तरीके से नहीं रहते हैं तो वहाँ के माइक्रोब्स, वहाँ जर्म्स क्या करेंगे, अपने आप को ग्रो कराएंगे और वो उस खाने के ऊपर जाके स्टिक करेंगे और वो खाने को हम लोग खाएंगे और वो जर्म्स या माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस, ये कुछ प्रिवेंशन है, और भी कुछ प्रिवेंशन है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो हाउसेस शुड बी एयरी एंड ओपन टू सनलाइट, मस्ट जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज्ड टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट। जो आपका घर बनाइए, जो आप रूम बनाइए वो हवादार बनाइए, उसमें हवा आने दीजिए, उसमें खिड़की रखिए, उसमें सनलाइट आने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जिनको अगर हम एयर में या सनलाइट में खुला छोड़ देते हैं तो वो लोग मर जाएंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Bedding and clothing should be dried in the sun from time to time. The patient's room should be kept clean and germ free. आपका जो बेड है, आपका जो क्लॉथ है, उसको हमेशा धूप दिखाइए, उसको हमेशा सन में सुखाइए, धूप में सुखाइए, क्योंकि उसमें जो भी जर्म्स, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे और आप अच्छे तरीके से उस रूम पे, उस बेड में उस कपड़े को आप पहन सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है,
क्लॉथ्स एंड अदर दिस थिंग्स शुड बी डिसइंफेक्टेड बाय वॉशिंग इन हॉट वाटर। जिस क्लॉथ्स को आपको पहनना है, जिस बेडशीट को के ऊपर आपको सोना है, जिस ब्लैंकेट को आपको ओढ़ना है, जिस तकिए के ऊपर लगे हुए कवर को आपको यूज करना है, इन सब को आपको गर्म पानी में धोते रहना चाहिए, ताकि गर्म पानी में धोइएगा तो उस गर्माहट के चलते उसमें जो मौजूद जो आपके माइक्रोब्स होंगे, उस गर्माहट के चलते उसमें मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है। Children suffering from infectious disease should not be allowed to go to the school until they recover fully। अगर कोई बच्चा ऐसी डिजीज से ग्रसित हो चुका है जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो दूसरे को भी आपका हो सकता है, तो इसी में आपकी बुद्धिमानी है कि उस बच्चे को तब तक स्कूल मत भेजिए जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए, क्योंकि अगर वो तो बीमार है ही, अगर वो स्कूल जाएगा तो और भी बच्चों को बीमार करेगा। तो ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, ये चालाकी वाली बात नहीं है। बुद्धिमानी ये है कि अगर अपना बच्चा प्रॉब्लम में है तो दूसरे का बच्चा प्रॉब्लम में ना पड़े, अपने ही बच्चे तक को प्रॉब्लम है और जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करें। ठीक है, चलिए। वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 10 मिनट्स एंड देन स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। वाटर को पहले 10 मिनट तक बॉयल कीजिए और उसके बाद उसको साफ सुथरे कंटेनर में रखिए, क्योंकि बॉयल करने से उसमें के जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, वेपर के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। ऑयल मस्ट बी स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा। जो आपका पानी का जो टैंक होता है, उस पानी के टैंक में या पॉन्ड्स पे, तालाबों में आपको तेल का छिड़काव, तेल को स्प्रेड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑयल को अगर आप स्प्रेड करते हो वाटर टैंक में या पॉन्ड्स में तो ये ऑयल क्या करेंगे, जो उसमें मॉस्किटोज के लार्वा होंगे, जिस लार्वा से आगे चल के बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज फैल निकलते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उस लार्वा को वो डिस्ट्रॉय करेंगे और मॉस्किटो की जनसंख्या वहाँ कम होगी, जिसके चलते वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या प्रोटोजोआ से रिलेटेड या आपके पैथोजेन से रिलेटेड जो बीमारी होंगी उसके होने का चांसेस जो होगा वो कम होगा। Vaccination is another way of protecting children against some common but deadly childhood disease like diphtheria, tetanus, polio, cholera, hepatitis, typhoid and measles। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक खास प्रकार के मेडिसिन को आपकी बॉडी के अंदर इंड्यूस किया जाता है, जिस मेडिसिन को डायरेक्ट हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही हेल्प से बनाते हैं। और ये वैक्सीनेशन जो है ये ज़्यादातर बच्चों को दिया जाता है, और ये बच्चों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज़िंदगी भर अब बच्चे को उस खतरनाक बीमारी से क्या हो सके, बच सके। और एक ही बार ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा बचपन में, और बचपन में देने के बाद वो लाइफ टाइम उस बीमारी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा बीमारी है जिस बीमारी के वैक्सीन हमारे नवजात शिशुओं को, हमारे नवजात बच्चों को दिया जाता है? तो डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, कैलरा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड और मीसल्स, ये सब जो बीमारी हैं, इन सब बीमारियों का वैक्सीनेशन हमारे बच्चों को चढ़ता है। आप देखते होंगे अगर आपके घर में कोई बेबी होगा तो 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना पे बार बार उसको टीकाकरण कराने के लिए, वैक्सीनेशन कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, ताकि ये सब जो डेडली बीमारी पहले बहुत लोगों को मार चुकी हैं, अब ये बीमारी जिसका वैक्सीन बन चुका है तो बचपन में ही दिलाया जाता है कि लाइफ टाइम में कभी वो बीमारी इस बच्चों को होने की हिम्मत ना करे। नेक्स्ट है, वैक्सीन्स आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस कंटेनिंग वीक और डेड जर्म्स दैट हेल्प इन एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन diseases। The process of giving immunity by vaccine is called immunization। ये वैक्सीन होता क्या? तो वैक्सीन बेसिकली आपके कुछ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होते हैं जो या तो आपके कमजोर या मरे हुए जर्म्स को क्या करते हैं, अपने अंदर कंटेन करते हैं, और ये वैक्सीन दिया जाता है बेसिकली आपके बॉडी के इम्यूनिटी को एक्वायर करने के लिए, आपके बॉडी को इम्यूनिटी को बैलेंस रखने के लिए, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये जो आपका प्रोसेस होता है कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी को हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, किसको देके? वैक्सीन को देके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। यानी आपके बॉडी के अंदर का जो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को हम लोग वैक्सीन के मदद से क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद हमारा पार्ट 2 जो है ये भी कंप्लीट हुआ, और आई थिंक आपका पार्ट 2 ही नहीं,
आपका चैप्टर भी है, चैप्टर 5 जो था, ये चैप्टर 5 का भी यहाँ पे क्या हो गया है, द एंड हो गया है। ठीक है, अब समझिए हम लोग ये जो पार्ट 2 है इसमें ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या पढ़े हैं। अगर मेन टॉपिक का बात करें तो हम लोग मेन टॉपिक इसमें पढ़े हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? ये आपके पैथोजन से होते हैं यानी माइक्रोब्स से होते हैं। तो माइक्रोब्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हम लोग समझ रहे थे कि 1 बाय 1 यहाँ पे कि आपके कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने का तरीका कौन कौन सा होता है। फिर लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर के पार्ट 1 में बहुत जल्दी। तब तक के लिए दीजिए विदा और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू सो मच।